तकरीबन 2257 का जमाना था। कायनात के किसी अनजान कोने में एक दिलकश सितारा था जिसे न्यू वर्ल्ड का टाइटल दिया गया। लेकिन इस हुस्नो जमाल के पीछे एक खौफनाक माजी छुपा था। ये दुनिया पहले एक भयानक खूनरेजी की गवाही दे चुकी थी। जिस वक्त धरती के लोग पहली मर्तबा यहाँ नई जिंदगी बसाने के इरादे से आए, उन्हें इस सितारे के हकीकी बाशिंदों का सामना करना पड़ा, जो स्पेकल्स कहलाए। इंसानों और इन गैर जमीनी मखलूक के दरमियान एक जानलेवा मुकाबला हुआ, जिसका अंजाम तबाही से भरा हुआ था। कहानियों में बयान किया जाता है कि स्पेकल्स ने बदला पूरा करने के लिए द नॉइज के नाम से एक वबा छोड़ी। ये ऐसी लानत थी जो मर्दों के हर एक सोच को उजागर कर देती। कोई शख्स अपने जहन की बात छुपाने में नाकाम था, क्योंकि वो अपने आप ही आवाज बनकर जाहिर हो जाती थी। इस लानत के असरात इतने सख्त थे कि हर मर्द के दिमाग के इर्द गिर्द एक सिर्री ताकत घुमा करती, जो उसकी तमाम फिक्रों को दूसरों तक पहुंचाती रहती। पर यह बर्बादी का बस एक पहलू था। जंग खत्म होने के बाद कस्बे की तमाम खवातीन राजदाराना अंदाज में हलाक कर दी गईं। इस वक्त इस सितारे पर सिर्फ वही मर्द बाकियात थे जो शोरो गुल में लिपटे हुए थे और यकीन रखते थे कि उनकी बीवियों का कत्ल उन अजनबी जानदारों में अंजाम दिया। इस सुनसान और कसीर जंगल की गहराइयों में एक जवान लड़का अपने वफादार कुत्ते मंची के साथ रफ्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। उस लड़के का नाम टॉड था। टॉड की सोच में जो भी बात आती, वो उसकी खोपड़ी के अंदर ही कैद नहीं रहती, बल्कि गूंज बनकर सारे जंगल में बिखर जाती थी। एकदम जंगल की दूसरी जानिब से घोड़े पर सवार कोई इंसान नजर आया। टॉड सोचने पर मजबूर हुआ कि ये मजहबी रहनुमा यहाँ किस मकसद से तशरीफ लाए हैं। यहाँ तो कोई मस्जिद या चर्च भी मौजूद नहीं। पर उसका ये ख्याल भी शोर बनकर बाहर आ गया और एरन नाम के उस रहनुमा ने सारा सुन लिया। दरअसल एरन इस शोर को खुदा की नेमत समझता था। टॉड ने अपनी असली फिक्र को दबाने के लिए फजूल बातों में अपने आप को मसरूफ करना शुरू कर दिया ताकि हकीकत छुप जाए। मगर एरन गुस्से से भर गया और उसने टॉड पर जोर का थप्पड़ रसा किया और जाते हुए हिदायत दी कि अपने ख्यालात को पोशीदा मत रखो। कुछ वक्त गुजरने के बाद टॉड अपने कस्बे प्रेंटिस टाउन में दाखिल हुआ, जहाँ डेवी नाम का एक लड़का उसे परेशान कर रहा था। टॉड ने अपने दिमाग में एक खतरनाक सांप की शक्ल तैयार कर ली और वो तस्वुर शोर बनकर डेवी तक पहुंच गया, जिससे वो खौफजदा हो गया। उसी लम्हे कस्बे का सरपरस्त डेविड वहां आ गया, जो डेवी का बाप था। डेविड ने टॉड की सलाहियत की तारीफ की और कहा कि सोचों से अफराद को दहशत ज़दा करना एक फन है और तुम्हारे पास ये कुव्वत है। ये सुनकर टॉड के सीने में खुशी की मौज दौड़ गई। हकीकत में टॉड एक लावारिस बच्चा था और सिलियन व बेन ने उसे शुरुआत से ही अपने फर्जंद की मानिंद पाल पोस कर बड़ा किया था। रोते वक्त भी टॉड का दिमाग सरपरस्त डेविड की शानदार तारीफों में घर का हुआ था। उसके दोनों परवरिश देने वाले उसे तनबीह करने लगे कि डेविड तुम्हारा खैरख्वाह नहीं है, उससे फासला बरकरार रखना, वो नेक फितरत शख्स नहीं। सिलियन और टॉड अपनी फिक्रों के दरमियान गुफ्तगू में फंस गए। तभी बेन ने दोनों को रुक जाने का मशवरा दिया। थोड़ा अरसा गुजरा तो बयान टॉड के गुज़श्ता की जानिब मुड़ गया, जहाँ एक नन्हा सा बच्चा नजर आया जो कोई दूसरा नहीं बल्कि टॉड खुद था। वो दहशतनाक सुबह थी जब उसकी मादर को जान से हाथ धोना पड़ा था और उसी दिन सरपरस्त डेविड ने उसे एक खंजर हदिये में पेश किया था। इस यादों का निशान टॉड की खोपड़ी में आज भी ताज़ा व ताजगी से मौजूद था। दूसरी तरफ खामोशी से भरपूर फजाए में जुम्बिश पैदा हो रही थी। एक बड़े खुलायान से एक छोटा टुकड़ा रफ्तार से इसी सितारे की समात पड़ रहा था। ये सब धरती से रवाना हुए थे, जो ताज़ा आबादी तसीस करने की नीयत से आ रहे थे। इस पॉड के दरून वियोला नाम की लड़की हाजिर थी। जो ही पॉड ने सितारे की फिजा में दाखिला किया, एक अजीब किस्म की कुव्वत तमाम पॉड में सरायत कर गई। ये वही ताकत थी जो सोचों को सदा में मसक करती थी। अब इस कुव्वत का असर पॉड के तमाम अफराद पर जाहिर होने लगा। हर सोमत ख्यालात का हंगामा बिखर गया और परेशानी फैल गई। पॉड उड़ाने वाला अपनी कुर्सी से ढल गया और पॉड शदीद तरीके से लड़खड़ा गया। चंद ही लम्हों में पॉड शदीद रफ्तार से सितारे पर जा भिड़ा और निहायत खतरनाक सूरत में गिर गया। इधर टॉड खेतोकार में मशक्कत कर रहा था। एक दफा उसकी निगाह एक नामालूम शख्स पर पड़ी जो असबाब उठाए फिरार हो रहा था। टॉड फौरी तौर पर उसकी तरफ लपका और दौड़ते हुए उसी मुकाम पर जा निकला जहां पॉड तबाह हुआ था। पॉड के नजदीक 4 कब्रिस्तान बने हुए थे। टॉड घबराहट में आ गया और भागते हुए सारी हकायक सरपरस्त डेविड को अर्ज कर दी। डेविड अपने जवानों के साथ फौरी उस मुकाम पर आ धमका और टॉड से सवाल किया कि वो शख्स कैसी शक्लो सूरत का था। टॉड ने इजहार किया कि उसने सूरत नहीं देखी, मगर उसे कोई शोर सुनाई नहीं दिया। वो बिल्कुल खामोश था। ये सुनकर डेविड का फहम हो गया कि वो एक लड़की है और उसने फौरन अपने मर्दों को फरमान दिया कि उस लड़की को तलाश कर निकालो। लड़की का तस्करा सुनते ही टॉड हैरान व मसरूर हो गया, क्योंकि उसने अपनी मुकम्मल जिंदगी में कभी किसी लड़की से मुलाकात नहीं की थी। उसी वक्त डेविड के अफराद उस लड़की को देख लेते हैं और उसका तकीब शुरू हो जाता है। डेविड, जो अपनी सोचों पर मुकम्मल इख्तियार रखता था, अपने दिमाग से उस लड़की को गिरफ्तार करने का एक फर्जी मंसूबा तरतीब देता है। मगर ये सिर्फ एक धोखेबाजी की चाल थी। असल में वो लड़की वियोला थी, जो उस हादसे में तन्हा सलामत रही थी।
डेविड उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि घबराने की कोई वजह नहीं, तुम सुरक्षित हो, मैं यहाँ का सरपरस्त हूँ। कुछ लम्हात गुजरने के बाद तमाम लोग वापसी कस्बे में आ पहुँचते हैं, जहाँ डेविड वियोला को वाज़ेह करता है कि जब वो यहाँ तशरीफ लाए तो एक अजीब किस्म से उनकी फिक्रें सदा बन गई। तबा मेरे जैसा चंद लोग अपनी सोचों पर जाबित रख सकते हैं। वायोला इस्तिफसार करती है कि क्या तुम मेरी खोपड़ी की गुफ्तगू जान सकते हो? डेविड इजहार करता है नहीं। खवातीन पर इसका नतीजा जाहिर नहीं हुआ। वो आगे वजाहत देता है कि कुछ मुद्दत कबल यहाँ एक दहशतनाक जंग वाक़ हुई थी इस सितारे पर बसने वाले गैर जमीनी जानदारों के खिलाफ, जिन्होंने हम पर वार किया और तमाम बीवियों को शहीद कर दिया। डेविड वायोला से इस्तिफसार करता है कि तुम यहाँ किस मकसद के तहत तशरीफ लाई हो, मगर वायोला खामोशी इख्तियार करती है। फिर डेविड सख्त लहजे में फरमाता है कि तुम्हें जवाब अर्ज करना होगा, क्योंकि लड़कियों के दिल की बात सुनाई नहीं देती। वायोला आखिरकार हकीकत बयान करती है कि उन्हें यहाँ तहकीकात के लिए रवाना किया गया था, क्योंकि इस सितारे पर धरती से आने वाले पहले लोगों से एक दफा राब्ता मुनक़ते हो गया था। वो इजहार करती है कि इस वक्त फजा में धरती का सबसे अजीम यान मौजूद है जो सूरत हाल का जायजा ले रहा है। ये सुनकर डेविड की आंखें चमकने लगती हैं और वो फौरी सवाल करता है कि वो यान आखिर कहाँ नाजिल होने वाला है, मगर वायोला उसके मकासद का अंदाजा लगा लेती है और बरक्स सवाल कर बैठती है कि तुम ये सब कुछ क्यों मालूम करना चाहते हो। वायोला की इस बात पर डेविड का चेहरा सख्ती से भर जाता है। वो बगैर कोई जुमला कहे वहाँ से बाहर निकल जाता है और रवाना होते हुए अपने फर्जंद डेवी को सख्त तंबीह करता है कि कमरे के दरून किसी को दाखिल होने मत देना। डेविड के रवाना होने के बाद डेवी फजूल तरीके से कमरे के अंदर रखी वायोला की अशिया को छेड़ना शुरू कर देता है। वायोला उसे बार बार खामोश करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन डेवी गोशा नहीं करता। एक दफा एक शदीद धमाका वाक़ होता है और कमरे में छोटे धमाके शुरू हो जाते हैं। हर तरफ हलचल मच जाता है और इसी आफत का फायदा उठाकर वायोला वहां से फरार हो जाती है। जिस लम्हे डेविड को इल्म होता है, वो फौरी अपने मर्दों को फरमान देता है कि लड़की को कब्जा में लो, मगर अगली तस्करे में वाज़े होता है कि वायोला दूर नहीं भागी थी, बल्कि उसी कमरे के नीचे पोशीदा थी। बलाखिर डेविड और मजहबी रहनुमा एरन की बातचीत उसके कानों में पड़ रही थी और यहीं डेविड का सबसे बड़ा राज इफ्शा होता है। डेविड मजहबी रहनुमा एरन से बयान कर रहा था कि लड़की से गुफ्तगू करके उसे मालूम हुआ है कि जल्द ही एक निहायत बड़ा खलाई यान इस सितारे पर नाजिल होने वाला है और अगर उन्होंने उस यान पर तसल्लुत हासिल कर लिया तो मुकम्मल सितारे पर हुक्मरानी मुमकिन है। ये सुनकर वायोला के होश उड़ जाते हैं। हकीकत में डेविड सिर्फ एक छोटे कस्बे का सरपरस्त था और वो इस सितारे के तमाम कस्बात पर सल्तनत करने की आरजू रखता था। सबके वहां से रवाना होने के बाद टॉड कमरे के दरून दाखिल होता है और वायोला की थैली उठा के खामोशी से अपने मकान ले आता है, मगर जिस लम्हे वो मुड़ता है उसे कोने में खौफजदा वायोला नजर आ जाती है। टॉड उसकी हौसला अफजाई करते हुए फरमाता है कि तुम यहीं पोशीदा रहो, बाहर तुम्हारी तलाश जारी है। उसी वक्त बाहर डेविड का एक मर्द वायोला की जुस्तजू में टॉड के मकान तक आ पहुंचता है। टॉड तमाम तवानाई से अपनी सोचों को दबाने की सही करता है, क्योंकि उसे अंदेशा था कि अगर उसने सहवन भी उस लड़की के मुताल्लिक सोचा तो सबको हकीकत का इल्म हो जाएगा। वो मर्द से वाजे कह देता है कि यहाँ कोई लड़की मौजूद नहीं और उसे वापसी भेज देता है। उस मर्द के रवाना होने के बाद सिलियन और बेन टॉड से इस्तफसार करते हैं कि क्या वो लड़की दरून है। टॉड दोनों को अंदर ले जाता है। बेन वायला को तसल्ली देते हुए फरमाता है कि घबराने की जरूरत नहीं, तुम यहीं ठहर जाओ, और इतना कहकर तीनों बाहर रवाना हो जाते हैं। मगर वायला का खौफ और शदीद हो जाता है। वो वहाँ खड़ी एक कदीम मोटरसाइकिल को किसी सूरत चालू करने की जद्दोजहद करती है। इधर टॉड अपने दोनों परवरिश देने वालों से साफ इजहार कर देता है कि वो इस लड़की को सरपरस्त डेविड के सुपुर्द नहीं करेगा। काफी तामुल के बाद सिलियन और बेन एक नक्शे को बाहर निकालते हैं और वाजे करते हैं कि यहाँ से निहायत दूर एक मकाम है जिसका नाम फार ब्रांच है। अगर लड़की को महफूज करना है तो अभी रवाना होना होगा। रवाना होते वक्त बेन टॉड को आखिरी हिदायत देता है कि जब तुम वहाँ जा पहुँचो तो किसी को बयान मत करना कि तुम किस कस्बे से तशरीफ लाए हो, वरना बहुत बड़ी आफत दरपेश आ सकती है। मगर इससे कबल के वो निकल पाए, डेविड अपने जवानों के साथ वहाँ आ धमकता है। डेविड टॉड पर जोर डालता है। टॉड पूरी साई करता है कि उसके दिमाग में कुछ जाहिर ना हो, मगर तभी उसके ख्यालात में कमरे की शक्ल उभरती है और डेविड देखते ही समझ जाता है। वो फौरी अपने जवानों के साथ उस समत बढ़ने लगता है। जैसे ही दरवाजा कुशादा होता है, वायोला तमाम रफ्तार से बाहर निकलती है। डेविड के जवान गोली चलाने पर आमादा होते हैं कि टॉड उन पर झपट्टा मार देता है। टॉड की जान बचाने के लिए सिलियन भी अपनी बंदूक उठाकर डेविड के जवानों पर हमला करता है, मगर उसी लम्हे डेविड का फर्जंद डेवी सिलियन को गोली से जख्मी कर देता है। अब सूरत हाल पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। शदीद रफ्तार ताकुब शुरू हो जाता है। टॉड अपना घोड़ा दौड़ा रहा था और वायोला मोटरसाइकिल पर जान बचाकर फिरार हो रही थी। पीछे से गोलियों का सिलसिला जारी था। तभी एक दफा सामने एक गहरी खार आ जाती है और दोनों सीधे उसमें जा गिरते हैं। किसी सूरत दोनों की जान बच जाती है, मगर टॉड के मासूम घोड़े का पांव पूरी तरह शिकस्त हो चुका था और वो दर्द से तड़प रहा था। संगीन दिल के साथ टॉड उसे उस अजाब से हमेशा के लिए रिहाई दे देता है, मगर वायोला अब भी उस पर मुकम्मल तौर पर
एतमाद नहीं कर पा रही थी। टॉड उसे फार ब्रांच का नक्शा कोड दिखाता है और आहिस्ता आहिस्ता समझाने की सही करता है। आखिरकार वियोला बयान करती है कि उसे उस खुले यान से राब्ता कायम करना ही होगा ताकि उन्हें वक्त पर आगाही दी जा सके, क्योंकि अगर डेविड ने उस यान पर तसल्लुत हासिल कर लिया तो इस सितारे पर आने वाला हर फर्द तबाह हो जाएगा। यही सोचकर वियोला आखिरकार टॉड पर एतमाद करती है और दोनों कसीरत जंगल की समात आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब डेविड गुस्से में बेन से इस्तिफसार करता है कि टॉड और वो लड़की कहाँ फिरार हो गए हैं। बेन गिरियान करते हुए बस इतना बयान कर पाता है कि टॉड को कुछ मत करना। डेविड ठंडे अंदाज में फरमाता है कि उसे टॉड से कोई मतलब नहीं है, उसे बस उस लड़की से उस खुले यान के मुतालिक हकीकत मालूम करनी है जो जल्द इस सितारे पर वाजिल होने वाला है। और फिर वो बेन से कहता है कि बस ये वजह कर दो वो किस रुख में जा रहे हैं। बेन तमाम तवानाई से अपने ख्यालात को रोकने की जद्दोजहद करता है मगर शोर को जाबित में नहीं कर पाता और उसी लम्हे फार ब्रांच का मकाम उसके दिमाग से निकलकर डेविड तक जा पहुंचता है। डेविड बगैर एक लम्हा जाया किए हथियारों से लैस अपने जवानों के साथ निकल पड़ता है जैसे किसी जंग पर रवाना हो रहा हो। इधर टॉड और वायोला इंसानी आबादियों से निहायत दूर निकल चुके थे। जंगल के दरूनों चारों जानिब से अजीब सी सदाएं आ रही थीं, जैसे स्पैकल्स जो इस सितारे के असली बाशिंदे हैं उन पर निगाह बनाए बैठे हों। दोनों एक झील के किनारे जा पहुंचते हैं। टॉड खाने का बंदोबस्त करने के लिए झील में बसने वाले खतरनाक जानदार का शिकार करता है और बड़ी जद्दोजहद से उसे काबू में कर पाता है, मगर वो आग नहीं जला पाता। तभी वायोला अपने एक जदीद आले से पल भर में आग रोशन कर देती है। ये देखकर टॉड हैरान होकर रह जाता है। दोनों वहीं बैठकर खाना खाते हैं और कुछ अरसा आराम करते हैं। इसी बीच वायोला अपनी हयात की हकीकत बयान करती है कि वो धरती से नहीं आई बल्कि खुले यान में ही पैदा हुई थी, क्योंकि धरती से यहाँ तक पहुँचने में 64 बरस लगते हैं। उसके अजदाद धरती से रवाना हुए थे, फिर उसी यान में उसके वालिदैन पैदा हुए और बाद में वहीं उसकी दुनिया तश्कील पाई। ये सुनकर टॉड और भी शदीद हैरान हो जाता है। इसके बाद दोनों फिर से अपना सफर शुरू करते हैं, जबकि पीछे पीछे डेविड अपने मर्दों के साथ मुसलसल उनका ताक़ुब कर रहा था। कुछ फासले पर टॉड जंगल के दरून उठते हुए एक अजीब शोर को महसूस करता है और वायोला को बताता है कि ये स्पैकल्स का शोर है जो इस सितारे के गैर जमीनी जानदार हैं और जिनके मुताल्लिक उसे बताया गया था कि उन्होंने उनके कस्बे की तमाम खवातीन को हलाक कर दिया था। थोड़ी ही मुद्दत में मौसम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। दिन के वक्त भी तारीकी छा जाती है। तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश शुरू हो जाती है। वायोला पहली मर्तबा बारिश को महसूस करती है और बयान करती है कि ये तजुर्बा निहायत हसीन है। वो इजहार करती है कि उसके वालिदैन खुले यान में ही अलाहत हो गए और वफात पा गए। वो चाहते थे कि वो इस सितारे पर आकर एक बेहतर हयात गुजारे। बारिश रुकने के बाद दोनों फिर आगे बढ़ते हैं, मगर एक दफा उनके सामने स्पैकल्स की एक आबादी नजर आ जाती है। टॉड फौरी वायोला और अपने कुत्ते के साथ वहाँ से फिरार होने लगता है। तभी दरिया में उसे एक स्पैकल दिखाई देता है। दोनों झाड़ियों में पोशीदा हो जाते हैं, मगर टॉड के ख्यालात शोर बनकर बाहर आने लगते हैं। वो तमाम सही करता है खामोश रहने की, मगर तभी वो स्पैकल टॉड को काबू में करके जंगल की संफ खींचने लगता है। टॉड खौफ के सबब उससे टकरा जाता है और खंजर से उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। टॉड कत्ल करने ही वाला होता है कि वायोला चीखती हुई उसे रोक देती है। टॉड थम जाता है और वो स्पैकल वहाँ से रवाना हो जाता है। टॉड गजब में बयान करता है कि वो वायोला की जान महफूज कर रहा था, क्योंकि सरपरस्त डेविड ने उसे बताया था कि इन्हीं स्पैकल्स ने उनके कस्बे की तमाम बीबियों को हलाक किया था और ये निहायत खतरनाक है। मगर वायोला संजीदगी से इस्तिफसार करती है कि वो डेविड की गुफ्तार पर इतना एतमाद क्यों रखता है। मुमकिन है उसने फरेजी बात की हो और खवातीन की वफात की वजह कुछ और ही रही हो। ये सवाल टॉड के जहन में पहली दफा एक गहरी खराश छोड़ जाता है। बातचीत के दौरान टॉड और वायोला आखिर में अपनी मंजिल फार ब्रांच तक पहुंच जाते हैं, मगर ये मकाम उनकी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ और अजीब किस्म से वीरान नजर आता है। हर सू जानवर और मुर्गियां तो नजर आती हैं, मगर इंसानों की मौजूदगी बिल्कुल नामौजूद थी, जैसे पूरी आबादी अचानक खाली करवा दी गई हो। इसी वक्त करीब के एक गोदाम से एक लड़का बाहर आता है और दोनों को अपने साथ फार ब्रांच की मेयर हिल्डी तक ले जाता है। यहाँ पहुंचने पर टॉड मजीद हैरानजदा रह जाता है, क्योंकि इस बस्ती की मेयर एक खातून थी और सिर्फ वही नहीं बल्कि यहाँ काफी और खवातीन भी मौजूद थी। टॉड के जहन में फौरन सवाल उभरता है कि अगर स्पैकल्स इतने तहलीके अंगेज थे तो फिर इस बस्ती की खवातीन जिंदा कैसे हैं। हिल्डी पूछती है कि वो कहाँ से आए हैं। टॉड पूरी तवानाई से कोशिश करता है कि अपनी बस्ती का नाम जहन में भी न लाए, क्योंकि रवाना होते वक्त बेन ने उसे साफ ताकीद की थी कि फार ब्रांच पहुंचकर अगर गलतन भी ये राज खुले कि वो प्रेंटिस टाउन से आए हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। मगर उसी लम्हे वायोला बगैर किसी हिचकिचाहट के हकीकत बयान कर देती है कि वो प्रेंटिस टाउन से हैं। ये नाम सुनते ही फिजा एकदम तब्दील हो जाती है और वहाँ खड़े लोग चौंक कर टॉड की जानिब देखने लगते हैं। चंद ही लम्हों में टॉड के हाथ जकड़े जाते हैं और गुस्से में लोग कहते हैं कि प्रेंटिस टाउन से जो भी मर्द यहाँ आया है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट सका। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वो टॉड को कत्ल करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हिल्डी दरमियान में आकर सबको थम देती है और वाज़े अल्फाज में कहती है कि टॉड और वायोला उसकी निगरानी में रहेंगे और कोई भी उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। कुछ देर गुजरने के बाद वायोला हिल्डी को आगाह करती है कि खुले में एक अजीम जहाज मौजूद है और उसे उससे राब्ता कायम करके यहाँ की हकीकत बतानी होगी। हिल्डी जवाब देती है कि फार ब्रांच में किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता और उनके पास तवस्सुल का कोई जरिया नहीं है।
वायोला वजाहत करती है कि वो और उसकी टीम इस सितारे पर सिर्फ तहकीक के लिए आई थी ताकि ये मुकर्रर किया जा सके कि 4000 नए बाशिंदों के लिए ये जगह महफूज है या नहीं। अब वायोला को पूरी तरह वाजे हो जाता है कि अगर उसने वक्त पर खबरदार नहीं किया तो वो जहाज इस दुनिया को खतरनाक मानकर वापस चला जाएगा और वो यहाँ हमेशा के लिए रह जाएगी। वो यहाँ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का कोई इरादा नहीं रखती थी। इसी दौरान हिल्डी उन्हें बताती है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक और शहर है जिसको हेवन कहते हैं और वहीं से खुले में खड़े जहाज से कांटेक्ट मुमकिन है। हिल्डी दोनों को मुख्तलिफ कमरों में आराम के लिए भेज देती है। टॉड की हालत बेसब्री से भरी हुई थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वायोला उसे छोड़कर रवाना हो जाए। उसे अब अंदाजा हो गया था कि वो रफ्ता रफ्ता उसकी तरफ मैल हो रहा है। जब नींद नहीं आई तो वो अपनी वालिदा की पुरानी नोटबुक उठाकर वायोला के कमरे में पहुंचता है और जाहिर करता है कि उसने आज तक ये किताब नहीं पढ़ी है। वायोला ताज्जुब से पूछती है कि तुमने अपनी अम्मी की डायरी क्यों नहीं देखी। रंजीदा आवाज में बयान करता है कि उसे पढ़ना लिखना आता ही नहीं क्योंकि बचपन में पादरी एरन ने पूरी बस्ती की किताबों को आग लगा दी थी। वायोला उससे वो डायरी ले लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें सुनाती हूँ। वो डायरी खोलकर पढ़ना शुरू करती है जिसमें दर्ज था, मेरे लाडले टॉड, तुम अपने वालिद की तस्वीर लगते हो, काश वो आज मौजूद होते और तुम्हें देख लेते। आगे से वो पढ़ती है कि एक आदमी है डेविड प्रेंटिस जो हमारी बस्ती का सरबराह है और वो अंदर से निहायत जालिम और गुनहगार शख्स है। एरन ने डेविड को यकीन दिला दिया कि खवातीन के ख्याल इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि वो नापाक मखलूक है। डेविड ने इस बहाने से बस्ती की तमाम औरतों को घरों में बंद कर दिया और उन पर तशद्दुद का सिलसिला शुरू कर दिया। ये पढ़ते हुए वायोला ठहर जाती है और कमरे में खामोशी फैल जाती है। उस लम्हे टॉड को डेविड की हकीकी शक्ल का इल्म हो जाता है। जिस शख्स को वो अपना महफिल और आइडियल मानता आया था वो दरअसल एक बेरहम कातिल था जिसने एरन और अपने साथियों के साथ मिलकर बस्ती की पूरी फीमेल पॉपुलेशन का खात्मा कर दिया और फिर झूठी कहानी बनाई कि उन्हें स्पैकल्स ने मार दिया। ये हकीकत जानकर टॉड मुकम्मल तौर पर बिखर जाता है। वो अभी इस धोखे को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक पूरे फार ब्रांच में अलार्म की आवाज गूंजने लगती है। डेविड अपने मुसल्लह जवानों के साथ बस्ती में घुस आया था। वो हिल्डी से सख्त लहजे में पूछता है कि वो लड़का कहाँ है। हिल्डी ठंडी मगर मजबूत आवाज में कहती है कि अगर जुर्रत है तो मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश करके देखो। ये सुनकर डेविड हैरान रह जाता है क्योंकि उसे खूब पता था कि औरतों के दिमाग को नहीं पढ़ा जा सकता। हिल्डी मजबूत अल्फाज में बयान करती है कि वो किसी भी हाल में लड़की को उसके सुपुर्द नहीं करेगी और उसे फौरन फार ब्रांच से निकल जाना चाहिए। डेविड तैश में आकर चीखता है कि जल्द ही एक बड़ा खुला जहाज उतरने वाला है और वो लोग उनकी जमीन और खेतों पर कब्जा कर लेंगे, इसीलिए वो हर सूरत में उस जहाज को अपने काबू में ले लेगा। अचानक भीड़ में से एक शख्स डेविड को झूठा करार दे देता है और उसी वक्त डेविड का एक जानबाज उसे बेदर्दी से गोली से उड़ा देता है। दूसरी जानिब टॉड और वायोला पूरी रफ्तार से भाग रहे होते हैं मगर अचानक एरन की नजर उन पर आ जाती है और दोनों जानबाज से किसी तरह एक पुराने गोदाम में जा छुपते हैं। लेकिन सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वो हर तरफ से घिरे हुए थे। डेविड अपने मुसल्ला लोगों के साथ वहां आ पहुंचता है और उसके साथ बेन भी मौजूद था। डेविड सख्त लहजे में बेन को कहता है, अपने लड़के टॉड को समझाओ, हम उसे कोई तकलीफ नहीं देंगे, हमें बस उस लड़की की जरूरत है। बेन खामोशी से गोदाम के अंदर दाखिल होता है जहां टॉड दुखी दिल से उससे पूछता है कि क्या मेरी वालिदा और बाकी खवातीन को डेविड और उसके लोगों ने कत्ल किया था और क्या आपको ये सब पहले से मालूम था? क्या आपने जिंदगी भर मुझसे झूठी बातें की? बेन बोझल दिल से सिर्फ इतना कह पाता है कि वो बस उसे बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। बाहर डेविड के अफराद बेसब्री से गोदाम को घेरे खड़े थे। तभी बेन वियोला को लेकर बाहर निकलता है। ये देखकर डेविड के चेहरे पर तसल्ली आ जाती है मगर अगले ही लम्हे वहां हाजिर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो असल वियोला नहीं बल्कि बेन के ख्यालात का एक धोखा होता है। इसी दरमियान टॉड और वियोला जंगल में काफी दूर जा चुके होते हैं लेकिन एरन दोबारा उन्हें ताक लेता है और अपनी पूरी कुव्वत से उनका ताक़ुब शुरू कर देता है। दरिया के किनारे पहुंचकर वियोला घबराहट में कहती है कि उसे तैरना नहीं आता। टॉड उसे और अपने कुत्ते मंची को लेकर किश्ती से दरिया पार करने की कोशिश करता है मगर तभी एरन वियोला का पांव पकड़ लेता है। दरिया का बहाव बहुत तेज हो चुका होता है। किश्ती पलट जाती है। एक तरफ मंची पानी में बहने लगता है और दूसरी तरफ वियोला डूबने लगती है। टॉड किसी तरह वियोला को बचा लेता है लेकिन उसी पल वो वहशी एरन मासूम मंची को पकड़कर बेरहमी से पानी में डुबाकर खत्म कर देता है और टॉड लाचार होकर ये सब देखता रह जाता है। टॉड अब मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका था। दोनों आगे की तरफ सफर करते हैं और जंगल के दरमियान एक बुलंद मीनार नजर आता है। दोनों ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं मगर टॉड के जहन से मंची की तस्वीर निकली ही नहीं रही होती। वियोला उसे तसल्ली देती है कि उसे भी मंची से बहुत मोहब्बत थी और वो एक बहुत ही लाजवाब कुत्ता था। कुछ लम्हात बाद दोनों दोबारा जंगल से गुजरते हुए हेवन की जानिब रवाना होते हैं जहाँ से वियोला खुले में खड़े जहाज से राब्ता कायम करना चाहती थी। काफी मुसाफा तय करने के बाद उन्हें एक बड़ा लेकिन बर्बाद हो चुका खुला जहाज नजर आता है। वायोला टॉड को आगाह करती है कि वो इस वक्त उसी जहाज की छत पर मौजूद है और नीचे कई तबाह की गहराई है। गिरने की सूरत में फौरन मौत वाक़ होगी। टॉड कहता है कि शायद उसके खानदान वाले भी इसी जहाज से इस सितारे पर आए होंगे। दोनों अभी जहाज को देख ही रहे होते हैं कि दूरी से उठती शूरो गुल की हलचल दिखाई देती है और वाज़ेह हो जाता है कि डेविड अपने मुसल्ला लोगों के साथ
उनकी तरफ बढ़ रहा है। टॉड कहता है कि उन्हें जल्द रवाना होना होगा। हेवन ज्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन वायोला जाहिर करती है कि अब वक्त हाथ से निकल गया है, क्योंकि इसी जहाज के अंदर 2 मंजिल नीचे एक इमरजेंसी ट्रांसमीटर मौजूद है जिससे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों रस्सी की मदद से जहाज के अंदर उतरते हैं, जहां सब कुछ बुरी तरह से उजड़ा हुआ होता है, जैसा कि सैकड़ों साल से ये जहाज यहीं पड़ा हो। थोड़ी जुस्तिजू के बाद वायोला को ट्रांसमीटर हासिल हो जाता है, लेकिन एंटीना टूटा हुआ होता है, इसलिए राब्ता मुमकिन नहीं होता। टॉड एंटीना दुरुस्त करने के लिए वापस ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, मगर ऊपर जाना बहुत मुश्किल था। इसी असना में डेविड अपने जवानों के साथ वहां आ पहुंचता है और दूरबीन से टॉड को जहाज के ऊपर चढ़ते हुए देख लेता है और फौरन पूरे इलाके को घेराव करने का फरमान दे देता है। टॉड भी उन्हें अपनी तरफ आते देख लेता है और जैसे ही वो एंटीना जोड़ना मुकम्मल करता है, सिग्नल हासिल हो जाता है, मगर उसी लम्हे एरन वायोला पर वार कर देता है। वायोला अपनी जान बचाने के लिए अपनी जेब से एक डिवाइस निकालकर उस पर फेंक देती है और पल में एरन आग के शोले में लिपटकर हलाक हो जाता है। बाहर टॉड सीधा डेविड के रूबरू आ जाता है। डेविड बेन पर वार करता है और उसे सख्त जख्म दे देता है। ये मंजर देखकर टॉड बिखर जाता है। बेन चोरी चुपके उसके हाथ में एक चाकू पकड़ाते हुए कहता है कि अब मुकाबला करने का वक्त आ गया है। टॉड अपनी पूरी तवानाई से डेविड पर हमला बोल देता है। इसी असना में वायोला खुले में खड़े उस बड़े जहाज को सिग्नल भेजने में कामयाब हो जाती है। डेविड का मंसूबा ये था कि वायोला को गिरफ्तार करके झूठी खबर भेजी जाए कि नीचे सब कुछ सलामत है, लेकिन उसका प्रोग्राम तबाह हो जाता है। डेविड अपनी बंदूक उठा लेता है और टॉड पर गोली चलाता है। टॉड जख्मी हो गया था, मगर वो किसी तरह खुद को पोशीदा कर लेता है, लेकिन उसके जहन की आवाज का शोर डेविड सुन लेता है और उसे तलाश कर निकालता है। टॉड पहले से ही सख्त जख्मी था। डेविड जैसे ही उसे कत्ल करने के लिए कदम बढ़ाता है, तभी पीछे से वायोला आती है और डेविड को नीचे धक्का दे देती है। टॉड का बहुत ज्यादा खून बह गया था। तभी आसमान में बादल गरजते हैं और उनके दरमियान एक अजीब सी रोशनी तमकने लगती है और उसी पल वो बड़ा जहाज 4000 आबादकारों को लेकर आहिस्ता आहिस्ता इस सितारे पर उतरता है। कुछ अरसा बाद टॉड को होश आता है और वो खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाता है, जहां वायोला भी हाजिर होती है। वायोला उसे बताती है कि वो कई दिनों से गायबुल होश पड़ा था। टॉड पूछता है कि वो कहाँ है, तो वायोला बयान करती है कि वो उसी खुले जहाज के अंदर है। जब टॉड दरवाजे से बाहर नीचे नजर डालता है तो देखता है कि जहाज से आए लोगों ने नीचे एक नई आबादी बसानी शुरू कर दी है, जिसका मतलब था कि उन्होंने इसी सितारे पर रहने का फैसला लिया था। वायोला मुस्कुराती हुई कहती है कि उसने भी अपना फैसला तब्दील कर लिया है और अब वो भी यहीं अपनी बाकी हयात गुजारना चाहती है। और इसी के साथ ये दास्तान यहीं मुकम्मल होती है। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह सर्वाइवल, थ्रिलर और हॉरर फिल्म्स पसंद है तो हमारा नया चैनल फिल्म नया जरूर देखिए।